इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से और बिल्कुल से मजेदार तरीके से समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैंने आप सभी लोगों के लिए यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 10th वाले जितने भी प्यारे प्यारे से बच्चे हैं उन सभी के लिए कंप्लीट साइंस की एक मैंने वन शॉट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें आप सभी लोगों को क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th साइंस के कंप्लीट साइंस के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर है, उन सभी चैप्टर्स के आपको वन शॉट वीडियोस मिलने वाले हैं, वो भी बिल्कुल से फ्री में। इस सीरीज के लिए आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी ये जो हमारी सीरीज है इससे कई सारे जो वीडियोस हैं यानी कि हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। सारी केमिस्ट्री के मैंने 5 चैप्टर के जो वीडियोस हैं, वन शॉट वीडियोस हैं, वो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ बायोलॉजी के भी सारे चैप्टर जो है वो भी अपलोड कर दिए गए हैं। उसकी उनमें मतलब उन वीडियोस की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से जाकर आप सभी उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते और पढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, क्योंकि जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी, ठीक है, पढ़ लिया है, समझ लिया, जान लिया, जितने भी उसमें चीजें थे, इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब यहाँ पे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में? प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल सी भाषा, जब क्या होता है, जब प्रकाश की जो किरणें हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो क्या होती है, वो अपने पूर्व पथ से यानी कि पहले वाले पथ से, पहले वाले रास्ते से क्या होती है, विचलित हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। और ये जो विचलित होने की, ठीक है, हटने की, मतलब अपने उस रास्ते से विचलित होने की यानी कि हट गई वहां से, तो ये जो हटने की, विचलित होने की घटना होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मान लो जैसे हमारे पास एक माध्यम है, ठीक है। क्या है? हमारे पास एक माध्यम है, जैसे हमारा कांच मान लो हो गया, है ना, कांच हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें माध्यम होगा, सरल माध्यम होगा और एक विरल माध्यम होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को, ठीक है, प्रकाश की किरण को जब हम लोग किसी माध्यम से, ठीक है, उसमें भेजते हैं, किसी माध्यम में भेजते हैं, या फिर जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वो जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या होती है, वो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, ठीक है। जब विचलित हो गई, अपने पूर्व पथ से हट गई, तो यही जो हटने की घटना हो गई यानी कि विचलित होने की जो घटना होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है इसमें, ठीक है, एक सीधी रेखा है, ठीक है। इन सभी के बारे में अपन लोग जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, सभी के बारे में समझेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी एक पारदर्शी सतह हो गई, ठीक है, सीधी हमारी एक सतह हो गई। अब इसमें जो ऊपर वाला होगा वो क्या होता है, वो हमारा विरल माध्यम होता है, नीचे वाला हमारा विरल माध्यम हो गया, सॉरी सघन माध्यम। ऊपर वाला विरल हो गया और नीचे वाला हमारा सघन माध्यम हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है। इसमें ये जो हमारा परावर्तक सतह है, इसमें क्या होगा, इसमें एक हम लोग प्रकाश की किरण को गुजारेंगे, ठीक है। तो अब ये जो किरण आई, ठीक है, ये कौन सी होगी, ये हमारी आपतित किरण होती है। जब ये आपतित किरण यहाँ पे जाती है तो ये क्या होती है, ये, ठीक है, ये क्या हो जाती है, ये अपने माध्यम से विचलित हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। और बीच में हम लोग क्या करते हैं, बीच में हम लोग एक लंब डालते हैं, ठीक है। एक क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है, ये लंब क्या है, अभिलंब क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है ना, और हमारी आपतित किरण क्या होती है, परिवर्तित किरण क्या होती है, इन सभी चीजों को एक एक करके सभी चीजों को समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक डन है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट दिए हुए, महत्वपूर्ण कुछ बिंदु दिए हुए जिनको हमें जानना, हमें समझना बहुत जरूरी होता है यानी कि हमारे लिए, ठीक है। जब हम इन छोटी छोटी चीजों को, है ना, जो नोट पॉइंट हमारे दिए इनको हम लोग समझते हैं, तभी आगे की जो चीजें हैं वो हमें समझ आएंगी, क्योंकि इन सारी चीजों को, ठीक है, जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं इन सारे पॉइंट का जो यूज होगा वो आगे चलकर होगा। तो इसलिए पहले ही इनको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना, कि हमारा अपवर्तक सतह क्या होता है, ठीक है, हमारा परावर्तक सतह क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। कौन सी चीज का क्या काम होता है, क्या मतलब होता है, उन सभी को जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है, ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले हमारा आता है अपवर्तक सतह, ठीक है। क्या आता है, हमारा अपवर्तक सतह आता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि हमने क्या करना है, हमने एक सीधी लाइन खींची, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी अपवर्तक सतह होती है, ठीक है।
जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती हैं उस सतह को ही अपवर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, यही वाली तो सतह है ना, अपवर्तक सतह है, जिसमें क्या होती है, प्रकाश की जो किरणें होती है वो आती है और अपने माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग परावर्तक सतह सॉरी अपवर्तक सतह कहते हैं। फिर हमारा आता है आपतित किरण। ठीक है, क्या आता है हमारा, आपतित किरण आता है, दूसरा मेन पॉइंट। तो आपतित किरण क्या होता है, ठीक है, आपतित किरण क्या होता है, आपतित किरण को समझेंगे तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो हमारी आपतित किरण होती है, अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अपवर्तक सतह हो गया। ठीक है, इसमें ये जो किरण आ रही है, ठीक है, ये जो सूर्य की जो प्रकाश की किरण है ये आ रही है, तो यही हमारी क्या है, यही हमारी आपतित किरण होती है। ठीक है, हमारी आपतित किरण होती है। ठीक, तो क्या आपतित किरण क्या होती है कि जो हमारी अपवर्तक सतह है, ठीक है, जो अपवर्तक सतह है उसमें आने वाली जो किरण होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। फिर हमारा अपवर्तित किरण आता है। ठीक है, तो अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरणों को अपवर्तित किरण कहते हैं। देखो ये हमारा क्या था, हमारा अपवर्तक सतह था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है जिसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। अब ये आपतित किरण जब अपवर्तक सतह पर आएगी तो ये क्या हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ से टकरा जाएगी। ठीक है, टकरा कर चली जाएगी, किधर जाएगी ये आगे समझेंगे। ठीक है, कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी ये आगे समझेंगे। तो ये क्या होती है, हमारी आपतित किरण आई और ये टकरा कर, ठीक है, वापस लौट गई। तो ये जो टकराती है यही वाली हमारी क्या होती है, यही हमारी अपवर्तित किरण होती है। ठीक है, कौन सी हमारी अपवर्तित किरण होती है, यानी कि अपवर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली जो किरण होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। बताओ यहाँ तक डन है कि नहीं, यहाँ तक डन है कि नहीं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं आपतन बिंदु को। ठीक है, किसको समझते हैं, आपतन बिंदु को समझते हैं। ये हमारी जो सतह थी ये हमारी क्या थी, अपवर्तक सतह थी। ये वाली किरण हमारी क्या थी, आपतित किरण थी। ठीक है, अब ये नीचे वाली कौन सी है, जो अपवर्तक सतह से टकराकर जा रही है वो हमारी कौन सी है, वो हमारी आप अपवर्तित किरण हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपतन बिंदु को समझते हैं। तो अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। ये अपवर्तक जो सतह है जिस बिंदु पर, ठीक है, ये जो हमारा अपवर्तक सतह है इसके जिस बिंदु पर, ठीक है, इसको रेड से करते हैं तब ये आपको दिखे। ये वाला जो बिंदु है, ठीक है, ये वाला जो अपवर्तक सतह का जो बिंदु जहां पर क्या होती है, जहां पे ये आपतित किरण मिल रही है, ठीक है, आपतित किरण आ रही है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अभिलंब की बात करें, है ना, हमने तो ये जान लिया अपवर्तक सतह क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, अपवर्तित किरण क्या होती है ना, आपतन बिंदु क्या होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि अभिलंब क्या होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, सॉरी 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 ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, हमारा क्या था, हमारा अभिलंब था। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा आपतन बिंदु है इस पर ये जो डाला गया लंब है यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा अभिलंब इसको कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। फिर हमारा आता है आपतन कोण। अब देखो ये जो हमारा अभिलंब है और हमारी आपतित किरण है इसके बीच में एक कोण बन रहा है, कोण आई बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, कोण आई बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण, ठीक है, ये हमारी आपतित किरण हो गई और हमारा अभिलंब हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा आपतन कोण होता है। ठीक है, कौन सा हमारा आपतन कोण होता है। अब हमारा आता है अपवर्तन कोण। ठीक है, कौन सा आता है, अपवर्तन कोण आ रहा है। जैसे देखो हमारी अपवर्तित किरण हो गई और हमारा अभिलंब हो गया, इन दोनों के बीच में भी एक कोण बन रहा है जिसको हम लोग कोण आर बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। अब देखो कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि अभिलंब और ये अपवर्तक सतह के बीच में कोण बना देते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होता है, ये गलती आपको नहीं करनी है। कोण हमेशा आपका कहाँ बनता है, ये आप अपवर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण जो आपका होता है, अपवर्तन कोण आपका कहाँ पे बनता है, अपवर्तन कोण जो आपका बनता है, ठीक है, वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। ठीक है, आपतित किरण सॉरी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, तो हमने सब कुछ पढ़ लिया। हमने अपवर्तक सतह पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, आपतित किरण, फिर हमने समझा कि अपवर्तित किरण क्या होती है,
फिर हमने समझा कि अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तक कोण क्या होता है, इन सभी के बारे में अपन लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अपवर्तन कोण हो गया और आपतन कोण हो गया, इन सभी को समझ लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, जिसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में अगर बने कोण की बात करें तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अपवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं विरल माध्यम को। ठीक है, किसको समझते हैं, विरल माध्यम को समझते हैं कि ये विरल माध्यम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले विरल माध्यम को समझते हैं कि विरल माध्यम क्या होता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, जिस माध्यम में क्या होगी, प्रकाश की जो चाल होगी वो अधिक होगी, है ना, ज्यादा होगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, जिस माध्यम में क्या होगी, प्रकाश की जो चाल होगी वो अधिक होगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग विरल माध्यम बोलते हैं। अगर हम लोग दूसरे शब्दों में बात करें, ठीक है, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं, जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो तो उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम की चाल क्या हो, दूसरे माध्यम की चाल, ठीक है, अधिक हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग विरल माध्यम बोल देंगे। जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर पता हो गया, ये हमारी आपतित किरण आ रही है। ठीक है, आपतित किरण आ रही है, फिर ये क्या हो जाती है, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी अपवर्तित किरण होगी। ठीक है, ये हमारा अभिलंब हो गया। अब ये जो ऊपर वाला ये हमारा क्या होता है, विरल माध्यम होता है, और ये वाला नीचे वाला हमारा सघन माध्यम होता है। तो विरल माध्यम क्या होता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, अधिक होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो सघन माध्यम के बारे में समझते हैं कि सघन माध्यम क्या होता है। भाई विरल माध्यम तो हमने जान लिया कि विरल माध्यम क्या होता है, ये ऐसा माध्यम जिसमें क्या होगा, जो प्रकाश की चाल है वो अधिक होगी, तो उसको हम लोग विरल माध्यम बोलेंगे। लेकिन जो हमारा सघन माध्यम होता है, ठीक है, सघन माध्यम में क्या होता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा सघन माध्यम होता है ना, इसमें जो प्रकाश की चाल होती है वो कैसी होती है, वो सघन होती, मतलब कम होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल अगर कम है जिस माध्यम में, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग सघन माध्यम बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग क्या करते हो, जब आप लोग अपने घर में रहते हो तो पूरे एकदम से खुले खुले रहते हो ना, जैसे आप लोग बाहर जाते हो वैसे ही मतलब आप लोग थोड़ा सा डर जाते हो, है ना, आप लोग क्या होता है, थोड़ा डर जाते हो कि अगर मैं बोलूंगा ऐसे लोग क्या बोलेंगे, है ना, और जैसे फिर आप घर में आते हो वैसे फिर आप मतलब बिल्कुल से मस्ती करने लगते हो, खुल जाते हो, है ना। तो आपका घर क्या हो गया, आपका घर सघन माध्यम हो, सॉरी विरल माध्यम हो गया। जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर क्या हो जाता है, बाहर आपका सघन माध्यम हो जाता है। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो तो उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, तो उसके हम क्या बोल देंगे, उसे हम लोग बोल देते हैं सघन माध्यम। ठीक है, क्या बोलते हैं, सघन माध्यम बोलते हैं। बताओ यहाँ तक डन है कि नहीं। अगर अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज को लेकर प्रॉब्लम है, तो आप लोग नीचे सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन पता नहीं क्यों ये इतना ज्यादा याद आ रहा है मेरे को, है ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग प्रकाश की चाल की बात करते हैं। ठीक है, जो प्रकाश की चाल होती है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल आपसे पूछ दी जाएगी, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर वही मैं हवा में बात करें, ठीक है, कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में बात करें, अगर जल में प्रकाश की चाल कितनी हो, तो 2.25 मीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं पे अगर कांच में बात करें तो कांच में प्रकाश की चाल जो होती है वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया जाएगा कि प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, फिर नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उनमें से अगर ये आपको दिख रहा है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो आपको क्या करना है, वहां पे टिक करके आना है, यानी कि गोला भर के आना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम लोग हवा की बात करें तो हवा क्या होता है, विरल माध्यम होता है।
अगर जल की बात करें तो जल क्या होता है, जल हमारा सघन माध्यम होता है, ठीक है। हवा में क्या होता है, हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो अधिक होती है, लेकिन अगर जल की बात करें तो जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये जल क्या होता है, जल सघन माध्यम होता है। और हवा क्या होती है, हवा हमारी विरल माध्यम होती है, ठीक है। हवा में प्रकाश की चाल अगर बात करें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं कांच में अगर बात करें तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी तरह जैसे हमारा हवा क्या था, विरल माध्यम था, और हमारा कांच क्या होता है, कांच हमारा सघन माध्यम है। क्योंकि देखो यहाँ पे हवा में जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन अगर कांच की बात करें तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो कांच क्या है, कांच सघन माध्यम है। हवा क्या है, हवा हमारा विरल माध्यम होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, अब यहाँ से आपका मेन जो चैप्टर है वो आपका स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है भाई प्रकाश का अपवर्तन, है ना, प्रकाश का अपवर्तन नाम ही है। तो अब यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में, ठीक है। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन जो हमारा है उसको तो हमने समझ लिया था, है ना, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग उन 2 नियम के बारे में समझते हैं कि जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके 2 नियम होते हैं, ये तो सबको पता है। अब एक एक करके दोनों नियम को समझते हैं। पहला हमारा जो नियम होता है वो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। जो हमारी आपतित किरण होती है, पीछे ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी ना, इसीलिए क्योंकि ये अब आगे यूज आने वाली, यहाँ से इनका यूज होने वाला है, ठीक है। चलो हमने क्या लिया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। हमारा क्या हो गया, परावर्तक सॉरी अपवर्तक सतह हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अपवर्तक हमारा सतह हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्रकाश की किरण आ रही है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। तो अब आपतित जो हमारी किरण है और अभिलंब हो गया, ठीक है, अभिलंब हो गया, और साथ ही साथ हमारा आपतन बिंदु हो गया। ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों, ठीक है, ये तीनों के तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। जो हमारा आपतित किरण हो गया, ठीक है, ये आपतित किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गई, ठीक है, ये अपवर्तित किरण हो गई, और आपतन बिंदु, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा आपतन बिंदु है। इन पे डाला गया जो लंब होता है वो तीनों क्या होते हैं, वो तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। फर्स्ट नियम तो यही होता है, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब है वो तीनों क्या होते हैं, वो तीनों के तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम तो ये होता है अपवर्तन का नियम। दूसरा नियम क्या होता है कि किन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश के किसी एक विशेष रंग के लिए, ठीक है, किसी एक विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या जिसको साइन आर के नाम से जानते हैं, ठीक है, का अनुपात एक निश्चित नियतांक के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम जो प्रकाश का किन्हीं 2 माध्यमों में, ठीक है, किन्हीं 2 माध्यमों में जो प्रकाश होता है, ठीक है, प्रकाश का जो विशेष रंगों के लिए आपतन कोण हो गया, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई हो गया, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर हो गया। इन इन दोनों का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक यानी कि म्यू के बराबर होता है। अर्थात इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई बटे साइन आर होता है, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। ये हमारा क्या होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है, ठीक है। क्या होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला लिखा है या फिर अपवर्तन कोण का जो हमारा प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसको हम लोग स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसको हम लोग किसके नाम से, स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। बताओ यहाँ तक डन है कि नहीं, एक बार जल्दी से आप सभी लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण आई बोलते हैं।
यानी कि अपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, और अपवर्तित किरण और विलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग कोण आर यानी कि अपवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बताओ यहाँ तक डन है कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक डन है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं जिनको समझते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के ही है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के ही कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं जिनको हमें समझना है। पहला पॉइंट हमारा दिया है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। पहला पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है? पहला पॉइंट दिया है कि जब हमारी जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो कहाँ पे, वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, यानी कि विरल माध्यम से कहाँ पे, सघन माध्यम में जाती है, तो ये क्या होती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, हमारा अपवर्तक सतह हो गया। ये हमारी आपतित किरण आ रही है। ठीक है, आपतित किरण कहाँ से, विरल माध्यम से हमारी सघन माध्यम में आ रही है। तो जब ये आपतित किरण हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो ये क्या होती है, ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। देखो, इसको जाना तो इसको सीधा चाहिए ना, ये ऐसे ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होती है, ये इधर मुड़ जाती है, किधर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब प्रकाश की जो किरणें होती है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमारा दिया है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखो, अब क्या होगा, सेम वही कंडीशन, जब हमारी प्रकाश की जो किरण है वो कहाँ से, वो हमारी विरल माध्यम, सॉरी सघन माध्यम से, ठीक है, कहाँ से, हमारे सघन माध्यम से कहाँ पे जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी, तो ये क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पे देखो सीधा जाना चाहिए लेकिन नहीं, है ना, लेकिन नहीं, क्या हो रहा है, ये अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक है, क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। तीसरा पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि जब प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो वह बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है। अब मान लो यहाँ पे हमने कांच ले लिया, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रकाश की किरण हम लोग लंबवत डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरणें क्या होती है, बिना मुड़े ही लंबवत चली जाती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किधर, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन वहीं पे जब प्रकाश की जो किरणें होती है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होती है, अविलंब से दूर हट जाती है। और थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट ये था हमारा कि जब हम लोग प्रकाश की किरणों को लंबवत डालते हैं तो ये क्या होती है, ये सीधे निकल जाती है, बिना मुड़े हुए क्या होती है, सीधे निकल जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अपवर्तनांक के बारे में। ठीक है, अपवर्तनांक के बारे में यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है ना, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, ये सब चीजें आपसे पूछे जाएंगी। तो अपवर्तनांक को यहाँ पे पढ़ते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक किसको कहते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल हो गई। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल की जो अनुपात होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि प्रकाश, जो हमारी प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में जितनी प्रकाश की चाल होती है या फिर और किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसका जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। और इस अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे, म्यू से प्रदर्शित करते हैं अपवर्तनांक को, किससे, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू हमारा होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। इतना इजी सा है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग अपवर्तनांक पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अपवर्तनांक दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी अपवर्तनांक दिए हुए, जैसे वायु का हो गया, जल का हो गया, है ना, हीरे का हो गया, इन सभी का अपवर्तनांक आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग वायु का अपवर्तनांक की बात करें तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, वो 1.0003 होता है। बर्फ की बात करें तो बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.31 होता है। वहीं पे अगर जल की बात करें तो जल का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना, वो 1.33 होता है। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है। ठीक है, केरोसिन की बात करें तो केरोसिन का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना, वो 1.44 होता है।
वहीं पे अगर हम लोग संगलित कॉर्ड्स की बात करें तो इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.46 होता है। अगर तारपीन का तेल की बात करें तो इसका अपवर्तनांक जो होता है वो 1.47 होता है। ठीक है, बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है 1.50 होता है। क्राउन कांच की बात करें तो क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.52 होता है। अब यहाँ पे हमारा अगला दिया है कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम का होता है 1.53। ठीक है, खनिज नमक का कितना होता है 1.54 होता है। कार्बन डाइसल्फाइड का कितना होता है 1.63 होता है। ठीक है, सघन स्प्लिट कांच का क्या होता है 1.65 होता है। वहीं पे अगर हम लोग रूबी की बात करें, माणिक्य की बात करें तो इसका जो अपवर्तनांक होता है वो कितना, वो 1.71 होता है। नीलम की बात करें तो नीलम का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.77 होता है। और वहीं पे अगर हम लोग हीरा की बात करें तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना, वो 2.42 होता है। यानी कि कहने का मतलब, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा हीरा है इसका जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है, तो वो हीरा का होता है। ठीक है, किसका, हीरा का होता है, ये आपको याद रखना है। और सबसे कम किसका होता है, सबसे कम जो होता है वो वायु का होता है। ठीक है, सबसे अधिक किसका होगा, सबसे अधिक हीरा का होगा, सबसे कम किसका होता है, सबसे कम वायु का अपवर्तनांक होता है, ये आपको याद रखना है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं भाई प्रिज्म के बारे में, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समझते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। यार प्रिज्म लाई तो थी लेकिन भूल गई, मैं लाना ही भूल गई। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पे बस ऐसे समझते हैं। तो प्रिज्म को समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रिज्म होता है ये क्या होता है। ठीक है, कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो तीन फलकों से घिरा रहता है तथा जिसका कोई दो फलक आपस में समांतर ना हो, प्रिज्म कहलाता है। सिंपल सी बात। ठीक है, कांच का बना एक ऐसा, भाई जो प्रिज्म होता है वो कैसा, वो कांच का ही बना होता है। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो तीन फलकों से घिरा रहता है, जिसका, ठीक है, जिसका कोई दो फलक आपस में समांतर ना हो, प्रिज्म कहलाता है। जैसे आप लोग त्रिभुज पढ़ते हैं, त्रिभुज मतलब देखते हैं ना, आप लोग मैथ में बनाते हैं ना, ऐसे करके त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का हमारा क्या होता है, इसी तरीके का हमारा प्रिज्म होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारा प्रिज्म होता है। अब ये क्या होता है, ये कांच का बना होता है भाई, पारदर्शी होता है। इसका जो माध्यम होता है वो कैसे, वो तीन फलकों से घिरा रहता है इसका। ठीक है, जिसमें क्या होता है कोई दो, ठीक है, कोई दो फलक क्या होते हैं, आपस में समांतर नहीं होते, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। ये आपके सामने ऐसा कुछ प्रिज्म बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका प्रिज्म हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये आपका प्रिज्म हो गया। कांच का बना रहता है ऐसे, ऐसे करके। ठीक है, त्रिभुज जैसे ऐसे बना रहता है। देखो यहाँ ऐसा करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, गिर जाए तो अभी मेरे को डांटनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ भी, चलो ऐसे करके प्रिज्म बना होता है। ठीक है, ये ऐसे करके कांच का एक पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, जो क्या होता है, प्रिज्म होता है। ये क्या होता है, ये इसके जो तीन फलक होते हैं वो क्या होते हैं, तीन फलकों से घेरा होता है, जिसका कोई दो फलक जो होता है वो आपस में समांतर नहीं होता है, तो उसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। अगर हम लोग इसकी दूसरी डिफिनेशन देखें, ठीक है, तो इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या होती है, कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो क्या होता है, जो पांच सतहों से घिरा रहता है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, आप सिंपल ऐसा भी बोल सकते हैं कि कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो क्या होता है, जो पांच सतहों से घिरा रहता है, उसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। बताओ यहाँ तक डन है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक डन है, चलो आगे देखते हैं। अब एक बार आप सभी लोग जल्दी से क्या करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ये भी बताएंगे कि आप लोगों को क्लासेस जो हो रही है वो कैसे आपको लग रही है। ठीक है, और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ एक काम और कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया पहले ही कि मैंने आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट साइंस की एक मैंने वन शॉट प्रहार सीरीज लाया है मैंने, जिसमें आप सभी लोगों को कंप्लीट साइंस के वन शॉट वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है, उसमें अपन लोगों ने केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑलरेडी कवर कर लिया, उनके सारे जितने भी वीडियो हैं वो चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, उन सभी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से जाकर आप सभी लोग, ठीक है, उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।
और साथ ही साथ उन सारे वीडियोस की हेल्प से अगर ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं। बाकी अपने जो भी डाउट्स हैं आप उन सारी वीडियोस की हेल्प से क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने एग्जाम में भी बिल्कुल मचा के आएंगे, बिल्कुल से फोड़ के आएंगे। ठीक है, चलो और एक काम और कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, जहाँ से आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो पेन एंड पीडीएफ वगैरह है, नोट्स है, वो आप सभी लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पे हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश या ठीक है, जब श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य का जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है, जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है यानी कि गुजारा जाता है, तो वह अपने विभिन्न अवयवों में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने की इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सिंपल सा, हमने क्या लिया, हमने एक प्रिज्म ले लिया। ठीक है, प्रिज्म क्या था ये मैंने अभी आपको पीछे बताया। तो हमने क्या किया, हमने एक प्रिज्म ले लिया, और जैसे हम लोग क्या करेंगे, जहां से मतलब सूर्य का प्रकाश आ रहा है वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके प्रिज्म रख देंगे। ठीक है, ये देखो ये प्रिज्म है। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म हो गया, और इधर से हम लोग क्या करेंगे, सूर्य का प्रकाश जो है, श्वेत प्रकाश है, उसको इस प्रिज्म से गुजारेंगे। यानी कि जब रखेंगे तो भाई श्वेत का जो प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वो इससे होकर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, श्वेत के प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो ये क्या होता है, ये अपने अवयवी भागों में, अवयवी रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है, टूट जाता है। तो यही अलग होने की, विभक्त होने की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऐसे तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो हमें प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है ऐसे दिखता है, उसमें तो नहीं आपको 7 रंग दिखाई देंगे। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग उस श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं, तभी हमें क्या होते हैं, 7 रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हमें 7 रंग दिखाई देते हैं, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, उसमें 7 रंग होते हैं, बट हम लोग ऐसे नहीं देख पाते। जब हम लोग इस ठीक है प्रिज्म से गुजारते हैं, तब वहां पे हमें वो 7 रंग दिखाई देते हैं। जैसे रेनबो निकलता है ना, बारिश के टाइम पे रेनबो निकलता है, उसमें कितने 7 रंग होते हैं। उसी तरह जब हम लोग सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं, तो ये भी क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये जो अलग होने की क्रिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब इसमें कौन कौन से कलर होते हैं, इसमें लाल होता है, नारंगी होता है, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है, जामुनी होता है और बैगनी होता है। ठीक है, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, और आपका क्या हो गया, और आपका हो गया बैगनी। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ तक डन है, बताओ यहाँ तक डन है कि नहीं। अब देखो इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर के नाम से भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं। वायलेट, वी से वायलेट हो गया, आई से इंडिगो हो गया, बी से ब्लू आपका हो गया, ठीक है, जी से आपका ग्रीन हो गया, वाई से येलो हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, और आर से रेड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, रेड हो गया। तो आप लोग इसको विबग्योर अगर याद कर लेते हैं, तो ये सातों जो कलर है वो आपको इजिली, आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, उसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो अब ये क्या हो रहा है, ये जो 7 कलर है, ठीक है, अगर इन 7 कलर के बीच में एक पट्टी रख दी जाए, ठीक है, एक पर्दा लगा दिया जाए, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये सातों कलर जो होंगे वो उतर जाएंगे। तो यही जो बीच का पर्दा होता है, पर्दा जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वर्णपट्ट बोलते हैं, वर्णपट्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जिस पर्दे पर इन सातों कलर को उतारा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णपट्ट बोलते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या था भाई, कि जब हम लोग सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, अलग हो जाता है, और इसी विभक्त होने की जो घटना है, अलग होने की जो घटना होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। और प्रकाश जो होता है वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होता है। 7 अवयवी रंगों में कौन कौन से होते हैं, विबग्योर होते हैं। ठीक है, बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, ठीक है, पीला हो गया, नारंगी हो गया, और रेड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं लेंस के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम लोग, लेंस के बारे में समझते हैं कि लेंस क्या होता है।
दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग, ठीक है, जिसका एक भाग अवश्य वक्रत रहता हो, लेंस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। यह प्रायः कांच का बना होता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं ना लेंस के बारे में, तो लेंस हमारा क्या होता है भाई? लेंस जो होता है वो दो निश्चित आकार वाले, ठीक है, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग क्या होता है? अवश्य ही वक्रत रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग लेंस कहते हैं। ये लोग जो लेंस होता है ये प्रायः क्या होता है? ये प्रायः कांच का बना होता है। ठीक है, किसका? कांच का बना होता है। गोलाकार जो लेंस होता है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो लेंस होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका उत्तल होता है और दूसरा आपका अवतल लेंस होता है। पढ़ा है ना? अब याद आ रहा है ना कि उत्तल लेंस भी होता है, अवतल लेंस भी होता है, उत्तल दर्पण भी होता है और अवतल दर्पण भी होता है ना। दर्पण के बारे में तो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, परावर्तन में। अब यहाँ पे हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, किसमें? अपवर्तन वाले चैप्टर में। ठीक है, चलो एक एक करके इन दोनों को समझते हैं कि हमारा उत्तल लेंस क्या होता है और हमारा अवतल लेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग उत्तल लेंस को समझते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है। वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा और शीर्ष का भाग पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, तो देखो जो हमारा उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है? ये हमारा जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में, ठीक है, बीच में क्या होता है? बीच में मोटा होता है और ऊपर और नीचे क्या होता है? ऊपर और नीचे पतला होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का बना होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का बना होता है हमारा उत्तल लेंस, जो कि बीच में मोटा होगा और ऊपर नीचे क्या होता है? पतला होता है। ठीक है, और ये जो उत्तल लेंस होता है वो हमारी आंखों में भी होता है। ठीक है, हमारी आंखें जो होती है ना, इसमें जो लेंस होता है वो कौन सा? वो उत्तल लेंस ही होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या होता है कि वैसा लेंस जो क्या होगा, जो बीच में, जिसका बीच वाला जो भाग होता है वो मोटा होता है और शीर्ष वाला यानी कि ऊपर और नीचे वाला जो भाग होता है वो पतला होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि उत्तल लेंस को और क्या बोलते हैं। तो आप लोग क्या बताएंगे कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अवतल लेंस को समझते हैं कि अवतल लेंस कैसा होता है। उत्तल में हमने पढ़ा था कि उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा होता है और शीर्ष पे क्या होता है? शीर्ष पे ऐसे ऐसे पतला पतला होता है ना? पतला पतला होता है। लेकिन जो हमारा अवतल लेंस होता है ये क्या होता है? वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला हो और शीर्ष का भाग मोटा होता है, जस्ट उल्टा होता है। उत्तल का जस्ट उल्टा क्या होता है? अवतल लेंस होता है। ये क्या होगा? ये हमारा जो अवतल लेंस होता है ये बीच में क्या होता है? बीच में पतला होगा और शीर्ष पे यानी कि ऊपर और नीचे कैसा होता है? मोटा होता है। ठीक है, क्या होता है? अवतल जो लेंस होता है वो बीच में पतला होता है और शीर्ष पे क्या होता है? शीर्ष पे मोटा होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग अवतल लेंस बोलेंगे। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, उत्तल को क्या बोलते हैं? उत्तल को आभिसारी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आभिसारी बोलते हैं, लेकिन अवतल को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, उत्तल को आभिसारी और अवतल को अपसारी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या करना है? ये आपको याद रखना है। डन है? तो हमने उत्तल लेंस पढ़ा। उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में, ठीक है, बीच में क्या होगा? बीच में मोटा होगा और ऊपर नीचे क्या होता है? ऊपर नीचे पतला होता है। उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस हमारा क्या होता है? अवतल लेंस हमारा बीच में पतला होता है और ऊपर और नीचे यानी कि शीर्ष पे क्या होता है? शीर्ष पे मोटा होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग अवतल लेंस कहेंगे। और अवतल लेंस जो होता है उसको हम लोग अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक डन है? चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसको हम लोग अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। अभी तो हमने समझा है ना, अभी तो हमने पढ़ा कि उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। फिर हमने ये भी समझा कि उत्तल लेंस जो होता है उसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसको हम लोग अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है। पहले चैप्टर में मैंने आपको अभिसारी, अपसारी, है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। बट फिर भी यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है इसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसारित कर देती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं? इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस में क्या होता है? ये हमारा उत्तल लेंस हो गया।
ठीक है, ये उत्तल लेंस हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, ये प्रकाश की किरणें जो आती हैं, ठीक है, ये प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो ये क्या होती है, ये मुख्य अक्ष के, ठीक है, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर ही, ठीक है, एक बिंदु पर क्या हो जाती है, एक बिंदु पर मिल जाती है, ठीक है, एक बिंदु पर क्या होती है, एक बिंदु पर अभिसारित होती है, मिल जाती है, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, एक बार फिर से देख लो कि जो उत्तल लेंस होता है इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही जो प्रकाश स्रोत की किरणें होती है, प्रकाश की जो किरणें होती है, ये, ठीक है, ये जो किरणें होती है, ये क्या होती है भाई, समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर, ठीक है, अभिसारित कर देती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे देखो डायग्राम पे देखो, बीच में हमारा क्या है, बीच में हमारा उत्तल लेंस है। अब प्रकाश की किरणें आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, तो अब ये क्या होगी, ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर क्या हो जाएंगी, अपसारित हो जाएंगी, ठीक है, अपसारित हो जाएंगे, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी, वो धनात्मक होती है, ठीक है, कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी, वो धनात्मक होती है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे अभी पीछे आपने पढ़ा कि उत्तल लेंस जो होता है उसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि अवतल जो लेंस होता है उसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अवतल लेंस में, ठीक है, अवतल लेंस पे क्या होता है, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरणों को फैला देती है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया अवतल लेंस, ठीक है। अब अवतल लेंस में क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर ये जो किरणें आ रही है, ठीक है, ये जो किरणें आ रही है ये क्या हो जाती है, ये फैल जाती है, फैला देती है इनको, ठीक है, इसको क्या होती है, ये फैल जाती है, फैला देती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वो ऋणात्मक होती है। बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। अगर आ गया है जल्दी से एक बार क्लास को सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। और साथ साथ एक छोटा सा काम और कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्रहार सीरीज है, अपनी वन शॉट सीरीज है उसकी, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से जाकर आप सभी लोग सारे वीडियोस को, जितने भी वन शॉट वीडियोस हैं चैनल पे अपलोड है, उन सभी को देख सकते हैं और अपने सारे के सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कर लेंगे, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है जहां से आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को जो नोट्स वगैरह है, पैनल पीडीएफ जो है वो सभी आपको, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड की जाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं भाई, क्या समझते हैं, उत्तल और अवतल लेंस में अंतर। ये वाला भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस में डिफरेंस बताना होगा, आपको अंतर बताना होगा। तो एक तरफ आपको उत्तल लेंस लिखना है और एक तरफ आपको अवतल लेंस लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस की तरफ, ठीक है, किसकी तरफ देखते हैं, उत्तल लेंस की तरफ देखते हैं। तो पहला पॉइंट दिया है, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। सेम एज अ टेस्ट, जैसे डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जो उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है, वो बीच में मोटा होता है और शीर्ष पे क्या होता है, शीर्ष पर चौड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग सॉरी, बीच में मोटा होता है, सॉरी बीच में मोटा होता है और शीर्ष में पतला होता है हमारा उत्तल लेंस, ठीक है। अगर हम लोग अवतल लेंस की बात करें तो वैसा लेंस जिसका बीच का भाग जो होता है वो पतला होता है, ठीक है। अवतल लेंस में क्या होता है, बीच का जो भाग होता है वो पतला होता है और जो शीर्ष वाला भाग होता है वो कैसा, वो चौड़ा होता है, तो उसको हम लोग अवतल लेंस बोलेंगे। अगला पॉइंट अगर उत्तल लेंस की तरफ देखें तो इसकी फोकस दूरी, ठीक है, इसकी फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। वहीं पे अगर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस की फोकस जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है, कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं उत्तल दर्पण की उत्तल लेंस की तरफ।
तो उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो कैसी, वो धनात्मक होती है। लेकिन अवतल लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, फोकस दूरी भी अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है और आवर्धन क्षमता भी अवतल लेंस की क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्या हो गई, आवर्धन क्षमता दोनों क्या होती है, दोनों को दोनों धनात्मक होती है। अगला पॉइंट दिया, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। अगला पॉइंट दिया, उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल लेंस होता है उसमें वास्तविक और कैसा, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और वहीं पे अगर हम लोग अवतल लेंस की बात करें तो इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें हमारे अवतल लेंस में। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, एक बार इसका जल्दी सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं लेंस की क्षमता के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेंस की क्षमता के बारे में समझते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, अभी जो लेंस की क्षमता होती है, लेंस के द्वारा, ठीक है, लेंस के द्वारा प्रकाश की जो किरणें हैं उनको मोड़ने वाली जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस प्रकाश को जितना मोड़ता है उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। अब भैया यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया कि जो लेंस होगा, ठीक है, जो लेंस क्या करेगा, प्रकाश की किरण को, ठीक है, प्रकाश की जो किरणें हैं उनको जितना मोड़ेगा उसकी जो लेंस की क्षमता होगी वो क्या होगी, वो उतनी अधिक होती है। लेंस की क्षमता को पी से प्रदर्शित करते हैं। जो लेंस की क्षमता होती है उसको कैसे, उसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैसे, पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो डायोप्टर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस प्रकाश की किरण को जितना ज्यादा मोड़ता है उसकी लेंस की क्षमता जो होती है वो उतनी अधिक होती है, और जितना कम मोड़ेगा तो उसकी क्षमता जो होगी वो भी कम हो जाएगी। लेंस की जो क्षमता है उसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके एसआई मात्रक की बात करें तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, आप देखो अब यहाँ पे लेंस की क्षमता का सूत्र दिया हुआ है। ठीक है, लेंस की क्षमता का यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है। तो P बराबर हमारा क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f होता है। अगर क्या होगा, अगर मीटर में होगा, ठीक है, अगर मीटर में दिया होगा तो P इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1/f होता है। अगर हमें f निकालना है, ठीक है, तो f बराबर यानी कि फोकस दूरी अगर निकाले तो फोकस दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/p, यानी कि क्षमता हो जाएगी, लेंस की क्षमता हो जाएगी। अगर वहीं पे हम लोग बात करें भाई सेंटीमीटर में, अगर है ना, सेंटीमीटर में अगर फोकस दूरी दी है, क्षमता अगर सेंटीमीटर में दी है तो क्या होगा, वहां पे 100/f हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से अगर हमें फोकस दूरी निकालनी है तो f इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 100/p हो जाएगा अगर सेंटीमीटर में है तो। अगर मीटर में होगा तो 1/f होगा। p इज इक्वल टू, ठीक है, p इज इक्वल टू 1/f होगा। अब इसकी जो एसआई मात्रक जो इसका होता है, ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, बताओ, ध्यान रखना है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं वक्रता केंद्र के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में समझते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, लेंस, ठीक है, जो लेंस होता है, लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जो हमारा लेंस होता है वो जिस गोले का बना होता है उसका, ठीक है, बीच वाला जो सेंटर होता है, जो केंद्रक होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। जब दोनों गोलों का व्यास, ठीक है, सॉरी, जब हमारा क्या होगा, जब हमारा दोनों जो हमारा गोला होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, उसका आकार अगर बराबर होगा तो दोनों की क्या होगी, दोनों की जो वक्रता त्रिज्याएं होती है वो भी आपस में बराबर होगी। ठीक है, अगर ये दो गोले दिए हुए हैं, इनका जो व्यास है अगर बराबर है तो इसकी वक्रता जो त्रिज्या होगी वो भी क्या होगी, वो भी बराबर होती है। तथा गोले का आकार अलग अलग रहने पर वक्रता त्रिज्याएं जो होती है वो भी अलग अलग हो जाती है, यानी कि बराबर नहीं रहती। अगर ये जो गोला है इसका व्यास, ठीक है, इसका व्यास अगर बराबर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर होगी। अगर गोले का आकार जो है वो बराबर नहीं है
तो इसकी वक्रता जो त्रिज्या होगी वो बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या जो हमारा होता है लेंस जिस गोले का बना होता है, इसके जो बीच वाला भाग होता है, मतलब बीच का जो सेंटर होता है, केंद्रक होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं भाई, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, नोट पॉइंट दिए हुए हैं, जिनको यहाँ पे हम लोग समझते हैं, क्योंकि इन सभी नोट पॉइंट का जो यूज है वो आगे आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या दिया है, हमारा मुख्य अक्ष दिया है। तो लेंस के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो हमारा मुख्य अक्ष होता है इसको हम लोग प्रधान अक्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष हमारा ये होता है कि लेंस जो हमारा है, लेंस के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है फोकस। ठीक है, क्या दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है। अगला पॉइंट फोकस दिया हुआ है, तो फोकस को देखेंगे कि फोकस क्या होता है। लेंस के प्रधान अक्ष यानी कि लेंस जो हमारा होता है उसके मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है भाई, रुक जाओ एक मिनट एक मिनट, ठीक, चलो हाँ, लेंस, हाँ वो सॉरी, हमारा फोकस क्या होता है, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं उसको। ठीक है, आप समझो, नहीं समझ आया आप समझो, ये हमारा जो फोकस है, फोकस जो हमारा होता है ये क्या होता है कि जो हमारा लेंस है, लेंस का जो मुख्य अक्ष होता है इसके समांतर जो आ रही प्रकाश की किरणें होती हैं वो क्या होती है, वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अगर हम लोग लेंस की बात करें तो एक लेंस में दो वक्रता केंद्र, ठीक है, दो त्रिज्याएं, ठीक है, एक जो हमारा लेंस होता है उसमें कितनी, उसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं, दो वक्रता त्रिज्याएं होती है और दो फोकस होते हैं और साथ ही साथ दो फोकस दूरी भी होती है। ठीक है, लेंस में फोकस दूरी, ठीक है, फोकस हो गया, फोकस दूरी हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया और वक्रता केंद्र हो गया, ये चारों क्या होते हैं, ये चारों दो दो होते हैं। ठीक है, दो वक्रता केंद्र, दो वक्रता त्रिज्या, दो हमारा क्या होगा फोकस और दो हमारा क्या हो जाएगा, दो हमारा फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा पॉइंट दिया हुआ है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अगला पॉइंट क्या दिया है, अगला पॉइंट दिया हमारा प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस के प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष, ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ से, पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। जो हमारा प्रकाशिक केंद्र होता है इसमें क्या होता है, जो लेंस हमारा, लेंस का मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जो प्रकाश की किरणें हैं वो कहाँ पे, प्रकाश की किरण जो है वो लेंस के प्रथम पृष्ठ के, ठीक है, प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से क्या होती है, निर्गत हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बताओ यहाँ तक डन नहीं। फिर अगला हमारा पॉइंट दिया हुआ है फोकस दूरी। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होता है और जो फोकस होता है इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। अगला पॉइंट दिया है लेंस का द्वारक। ठीक है, क्या दिया है, लेंस का द्वारक दिया है। तो लेंस के वृत्तीय परिधि को लेंस का द्वारक कहते हैं। जो लेंस होता है उसके वृत्तीय परिधि जो होती है उसी को हम लोग लेंस का द्वारक कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे, है ना, क्या जानेंगे, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब का बनना जानेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन यह है कि जब उत्तल लेंस में, ठीक है, जब क्या करेंगे, जब उत्तल लेंस में हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस पर रख दे, ठीक है, जब उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ पे, वस्तु को फोकस पर रखा जाए तब यहाँ पे क्या होता है ये समझते हैं। तो जब वस्तु को फोकस, जब जो वस्तु है वो कहाँ पे, ठीक है, उत्तल लेंस के, जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है।
ये देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, अब ये वस्तु कहाँ पे है, वस्तु हमारी फोकस पर है। ठीक है, कहाँ पे है, वस्तु हमारी फोकस पर है। तो जब उत्तल लेंस में वस्तु जो हमारी है वो अगर फोकस पर रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर, इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। ठीक है, कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, देखो पहली कंडीशन क्या थी कि जब हम लोग उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। तो ये लो हमने यहाँ पे फोकस में वस्तु को रख दिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने फोकस में वस्तु को रख दिया। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये कहाँ पे, ये जाके अनंत पर बनेगा। ठीक है, कैसे, अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर प्रकृति की बात करें तो एक ऐसा वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, कैसा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो ये थी हमारी पहली स्थिति। अगला पॉइंट हमारा यानी कि दूसरी हमारी जो स्थिति आती है वो क्या है कि जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच स्थित हो। जब यहाँ पे वस्तु जो हमारी है वो कहाँ पे, वस्तु हमारी कहाँ पे F1 और 2F1 के बीच स्थित होती है, तब क्या होता है ये समझते हैं यहाँ पे। तो जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत और 2F1 के बीच बनता है। हमने क्या किया, हमें ये बता, मतलब जब हमने क्या किया, हमने ठीक है वस्तु को कहाँ पे, हमने वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखा। ठीक है, हमारी जो वस्तु है वो कहाँ पे, वो F1 और 2F1 के बीच स्थित है। ये हमारी क्या है, ये हमारी वस्तु है। तब इसका जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा, वो अनंत पर। ठीक है, ये इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर, वो अनंत पर। और कहाँ पे, 2F1, ठीक है, 2F1 के बीच बनेगा। अगर प्रकृति की बात करें तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, इसका जो प्रकृति होगी, जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वास्तविक होगी और वस्तु से बड़ी होगी। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी स्थिति थी। आगे यहाँ पे तीसरा हमारा दिया है, तीसरा पॉइंट क्या है, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। जब हमारी जो वस्तु है वो कहाँ पर, वो 2F1 पर स्थित हो। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 2F1 है और यहाँ पे हमारी वस्तु जो है वो स्थित है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक आदमी है, वस्तु है, मतलब आदमी है, ये 2F1 पर स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा, इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी। तो जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब 2F1 पर ही बनता है। ठीक है, ये 2F1 पर एक आदमी है, खड़ा है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर, वो 2F1 पर ही बनेगा। ठीक है, कहाँ पर, 2F1 पर ही बनेगा। अगर प्रकृति की बात करें तो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, वास्तविक और कैसा, उल्टा और वस्तु के बराबर ही बनेगा। 2F1 पर अगर स्थित है वस्तु तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर, 2F1 पर ही बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी और क्या होगी, वस्तु के बराबर होगी। ठीक है, कैसी होगी, वस्तु के बराबर होगी। अगला पॉइंट हमारा दिया है, चौथा नंबर हमारा दिया है, जब वस्तु 2F1 तथा अनंत पर स्थित हो। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमारी जो वस्तु है वो कहाँ पर, वो 2F1 पर। ठीक है, ये हमारा 2F1 है और क्या है, और हमारा हो गया अनंत हो गया। ठीक है, हमारी जो वस्तु है वो कहाँ पर, वो 2F1 पर और अनंत पर स्थित होती है। जब वस्तु हमारी क्या होगी, 2F1 पर और अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो होगा 2F1 और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, कहाँ पे, 2F1 और फोकस के बीच बनता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से मैंने बता दिया कि जो हमारा ठीक है, जो हमारी वस्तु होती है जब कहाँ पर, जब हमारी वस्तु 2F1 पर और अनंत पर स्थित होती है। ठीक है, 2F1 और अनंत पर अगर स्थित होती है वस्तु तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पर, वो 2F1 और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो प्रकृति इसकी कैसी होती है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, यहाँ तक डन है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली वाली स्टेप देखते हैं, यानी कि अगला नंबर देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा दिया है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जब जो हमारी वस्तु है अगर वो अनंत पर स्थित है, ठीक है, जब हमारी वस्तु अनंत पर स्थित होगी तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये आपको बताना है। तो जब वस्तु हमारी ठीक है, जब वस्तु क्या होती है, अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, मान लो हमारी कोई यहाँ पे वस्तु है या कोई आदमी है, ठीक है, वो कहाँ पे, वो अनंत पर है। अब अगर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है, कहाँ पे, फोकस पर इसका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा। अगर वस्तु हमारी कहाँ पे, अनंत पर स्थित होगी। ठीक है, कहाँ पे, अनंत पर अगर हमारी वस्तु स्थित होगी तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर, वो फोकस पर स्थित हो, फोकस पर बनता है। ठीक है, कहाँ पे,
फोकस पर बनता है। अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब होगा, अगर उसकी प्रकृति की बात करें तो प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक उल्टा होती है ना। देखो यहाँ पे था और यहाँ पे क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं भाई, अगला देखते हैं। छठवीं स्थिति हमारी आती है। ठीक है, छठी स्थिति हमारी क्या है कि जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे हमारे जो वस्तु है वो कहाँ पर, वो ठीक है फोकस और, ठीक है कहाँ पे वस्तु, जो हमारी वस्तु है वो लेंस और फोकस के बीच अगर स्थित होगी तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पे बनेगा, अब ये आपको बताना है। ठीक है, तो जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो लेंस और अनंत के बीच बनता है। ठीक है, अब देखो अब जो हमारी वस्तु है वो कहाँ पर, लेंस पर और कहाँ पर, और हमारे फोकस पर स्थित है। ठीक है, लेंस पर और फोकस पर स्थित है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा, लेंस पर बनेगा। ठीक है, लेंस पर बनेगा और कहाँ पे, और अनंत के बीच बनेगा, यानी कि लेंस और अनंत के बीच पर इसका प्रतिबिंब जो है वो बन जाएगा। अगर प्रकृति की बात करें तो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, यहाँ पे इमेज बन रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारा लेंस और फोकस के बीच में है, यानी कि वस्तु जो हमारी है वो कहाँ पे है, वो लेंस और फोकस के बीच में स्थित है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे, वो फोकस सॉरी लेंस और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। ठीक है, आभासी, सीधा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, कितना बनता है, बहुत बड़ा बनता है। तो ये हमारी कौन सी होती है, ये हमारी छठी स्थिति होती है। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो उत्तल लेंस होता है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना होता है, ठीक है, उसके लिए हमने 6 स्थितियां पढ़ी है। ठीक है, कितनी, 6 स्थितियां हमने पढ़ी है। और ये सारी जो स्थिति है 6, ये आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि जब हमारा वस्तु जो होता है, ठीक है, लेंस और फोकस के बीच अगर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अगर अनंत पर स्थित है तो कहाँ पर बनेगा ना, प्रकाशित केंद्र पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये सारी चीजें आपको पता रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा था, अभी तक हमने उत्तल लेंस में पढ़ा था ना कि जो उत्तल लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब का बनना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अभी 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 यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो अवतल लेंस होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वो कैसे बनता है, ये अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली स्थिति इसकी क्या दी है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। ठीक है, पहली स्थिति क्या है कि जब हम लोग क्या करेंगे अवतल लेंस में, ठीक है, अवतल लेंस में जब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी वस्तु है उसको हम लोग कहाँ पे रख देंगे, उसको हम लोग अनंत पर रख देंगे। ठीक है, जब हमारी वस्तु कहाँ पे, अनंत पर स्थित होगी तो उसका जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, कैसे बनता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ठीक है, जब वस्तु हमारी कहाँ पे, अनंत पर रखी जाएगी तो इसका जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा और वस्तु से सॉरी बहुत छोटा तथा फोकस पर बनता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा अवतल लेंस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा अवतल लेंस हो गया। अब इसमें जो हमारी वस्तु है वो कहाँ पर स्थित है, वस्तु हमारी अनंत पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, अनंत पर स्थित है। तो अनंत पे जो हमारी वस्तु स्थित है वो अवतल लेंस पर, अगर अवतल लेंस में बात करें तो अवतल लेंस में उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वो काल्पनिक बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, कितना, बहुत बड़ा सॉरी बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और कहाँ पे, फोकस पर बनता है। ठीक है, कहाँ पर बनता है, ये फोकस पे बनता है। ठीक है, चलो यहाँ तक डन है कि नहीं। जब अवतल लेंस में हमारा जो वस्तु है वो कहाँ पे, अनंत पर स्थित होगी तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनता है, उसका प्रतिबिंब फोकस में बनता है। ठीक है, कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, कैसा, काल्पनिक और सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनता है और कहाँ पे, साथ ही साथ फोकस पर बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्या है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सेकंड स्टेज हमारा क्या दिया, सेकंड स्थिति जो हमारी क्या दी हुई है कि जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है। अब देखो, अभी हमने पहले पढ़ा था, यानी कि पहली वाली जो स्थिति थी वहां पे क्या हमने पढ़ा था कि जब हमारी वस्तु होती है वो कहाँ पे, अनंत पर स्थित होती है। लेकिन सेकंड स्थिति हमारी क्या है, दूसरी वाली स्थिति क्या है कि जब वस्तु को हम लोग कहाँ पर
प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अब ये आपको बताना है। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं अवतल लेंस में, ठीक है, वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, वस्तु को प्रकाशिक केंद्र पर और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है, ठीक है, वो एफ और प्रकाशिक केंद्र के बीच, ठीक है, कहाँ पर, वो एफ और प्रकाशिक केंद्र के बीच, एफ और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, कहाँ पे, एफ और, ठीक है, एफ और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। कैसा बनेगा, काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा और लेंस के बाईं ओर बनता है। ठीक है, आप देखो वस्तु हमारी कहाँ पे स्थित है, वस्तु हमारी काल्पनिक प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो काल्पनिक, सीधा और कैसा, वस्तु से छोटा बनेगा और साथ ही साथ लेंस के बाईं ओर बनता है। ठीक है, अभी वस्तु जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ पे बनेगा, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक होती है। ठीक है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है और साथ ही साथ लेंस के कहाँ पे बनता है, बाईं ओर बनता है। तो ये हमारी अवतल लेंस की सेकंड स्थिति थी। ठीक है, मतलब दूसरी वाली स्थिति थी। पहला क्या था, अनंत पर स्थित थी वस्तु, दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच पर स्थित है। ठीक है, तक सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि सारी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए, जितने भी टॉपिक्स आपको मैंने बताए, वो सारे के सारे आपको समझ आ गए होंगे। और यहीं से हमारा जो चैप्टर है, दूसरा जो हमारा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, वो भी खत्म होता है। अगर अभी भी किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी चीज को लेकर कोई भी डाउट है आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप नीचे, ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि यस दीदी यहाँ पे मुझे नहीं समझ आया, या फिर ये चीज में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आप बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल से आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, यानी कि अपनी अगली क्लास में। तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।